नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। जीवन अनमोल है, ऐसे में इसे स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार गलत आदतें और खराब खान पान हमारी सेहत को बिगाड़ देता है। कभी कभी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में आपको अगर अस्पताल जाने से बचना है तो जरूरी है कि आप बीमारियों को लेकर जागरूक रहें और क्या करें और क्या नहीं, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो वहीं जब कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में बीमारियों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। स्वराज सेहत में आज हम म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। स्वराज सेहत में आज हमारे साथ मौजूद हैं आरकेडीएफ डेंटल कॉलेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर एमसी प्रशांत पिल्लई। सर, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एमसी प्रशांत पिल्लई आपको म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। आप फोन के जरिए सीधे डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, म्यूकर माइकोसिस है क्या आखिर, कोविड के कारण ये कैसे हुआ और स्टेरॉइड और इसमें क्या संबंध है? म्यूकर माइकोसिस एक नया डिजीज नहीं है। पहले इसका नाम था ज़ाइगोमाइकोसिस। अभी इसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि उसका एक डिस्कलरेशन आ जाता है काला रंग का जी। जो नाक से बहने लग जाता है, स्किन में एक ब्लैक कलर आ जाता है। और पोस्ट कोविड एरा में यानी कि कोविड के बाद इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल, पहले यूके में साल में 5 केसेस हैं, आज 200 केसेस हैं। इंडिया का सिचुएशन उससे 70 टाइम्स मोर हायर देन ग्लोबल डेटा है। यानी कि अगर वर्ल्ड ओवर अगर 10 केस है तो अपने यहाँ पे 70 केस के करीब है। इतना फर्क है पोस्ट कोविड एरा में। पोस्ट कोविड एरा में कोविड के बाद क्या हुआ है कि देयर हैज बीन अ बहुत बड़ा राइज हो गया है ये ब्लैक फंगस में। इतना बढ़ गया है कि इसको एक एपिडेमिक डिक्लेयर किया है कई स्टेट्स में, और कई जगह इसको नोटिफाइड डिजीजेस में भी कैटेगराइज कर लिया गया है जी। अब कोविड के बाद ये क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन बाय इटसेल्फ जो है हमारी इम्यूनिटी कम कर देती है। स्टीरॉइड दूसरा चीज है जो काफी जगह अपने को लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन क्या हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका एक्सेसिव यूज हुआ है। जैसे डेक्सामीथाजोन जो है वो मैक्सिमम 6 मिलीग्राम देना चाहिए, मैक्सिमम एक 10 डेज के लिए देना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन लाइफ सेविंग है तो एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सेसिवली बहुत जगह यूज हुआ है, इसके कारण इम्यूनिटी कम हो गया है। और कोविड में हमने जिंक बहुत ज्यादा देने लग गए हैं। जिंक का भी एक डाउट आया है कि पोस्ट कोविड एरा में ब्लैक फंगस का एक कारण है। दूसरा ऑक्सीजन जो सबके लिए एक लाइफ है, अभी वो ही ऑक्सीजन एक मौत का कारण क्यों बन रही है? क्योंकि वो जो डिलीवरी सिस्टम है ऑक्सीजन सिलेंडर से जो हमारे नाक में दिया जाता है वो ह्यूमिडिफाई होके दिया जाता है, यानी कि वो पानी के थ्रू आके फिर हमारे बॉडी में जाता है। वो पानी खुद ही स्टराइल नहीं है, यह साफ नहीं है, तो इनहेल या बहुत दिन से वो वेंटिलेटर में है पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट्स में भी देखा गया है कि फंगस आ रहा है। और वो मास्क जो है, ऑक्सीजन मास्क जो है, वो भी एक कारण है। और हमारे पास जो अपन मास्क यूज करते हैं अगर वो चेंज नहीं कर रहे हैं, या कोई ट्रांसप्लांट का पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी सप्रेसिंग ड्रग्स दिए गए हैं तो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, ये सब कारण है कि सडनली एक राइज मिला है जो किसी ने सुना नहीं इतना, और हम लोगों ने भी इतना कॉमनली देखा नहीं है, वो इतना कॉमन सा होने लग गया है। इसकी मोर्टेलिटी रेट भी काफी हाई है। अभी हमने जिस तरह से देखा 2 वेव्स आई, ये सेकंड वेव है। लगातार लोग कोरोना से बहुत ज्यादा डरे हुए थे और एकदम से ब्लैक फंगस की एंट्री तो नहीं कह सकते, पर लोगों के लिए जो नहीं जानते उनके लिए एंट्री है। आखिर जो लोग डरे हुए हैं वो कैसे जाने कि उन्हें ब्लैक फंगस हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरह के सिम्टम इसमें होते हैं और कैसा फील होने लगता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। ब्लैक फंगस जो है इसके थोड़े से टेस्ट है जो करने चाहिए, और हमने अपने आप भी कॉन्शियस होना चाहिए ताकि हम इस डिजीज को स्टार्टिंग में पकड़ लें।
क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी रेट 50% है, यानी कि मृत्यु की संभावना ऑलमोस्ट 50% चांस है। तो इट हैज टू बी टेकन बहुत ही सीरियसली। अभी जो पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस हम देख रहे हैं या राइनो सेरिब्रल माइकोसिस बोलते हैं उसको, वो यूजुअली नोज हमारे ऊपर वाले जबड़े, नोज, आईज, ये बहुत कॉमन रीजन है जहां इन्फेक्ट होता है और वो वहां से ब्रेन में जाता है। इसमें आईज में जो देखते हैं हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं, उसमें आंखें बाहर आना, लिड नीचे आना, लिड लैग बोलते हैं, रेडनेस ऑफ द आई, स्वेलिंग, पेन, डिफिकल्टी इन मूवमेंट ऑफ द आई इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो आंखें ऊपर की तरफ देखने में थोड़ी दिक्कत आने लग गई, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज विच इज ब्लडी, खून जैसा डिस्चार्ज आना जो बाद में ब्लैक हो जाता है, या कोई क्यूटेनियस या स्किन में कोई ब्लैक मार्क्स आ जाना, इनिशियली स्वेलिंग, हेडेक, वॉमिटिंग, लूजनिंग ऑफ टीथ, दांत हिलने लगना। तो ये है उसके कॉमन सिम्टम्स जो हमारे फेस में आते हैं। और इसके अलावा जो लंग में आते हैं उसमें चेस्ट पेन, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, ये सब दिखाई देता है। और जो गैस्ट्रो में आता है, हमारे पेट में आता है, उसमें एब्डोमिनल पेन ये दिखाई देता है। ये तो था ब्लैक फंगस के हमने बारे में जाना कि कैसे टेस्ट कराना है, क्या क्या चीजें करनी है। सर मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने देखा कोरोना में लोगों के बीच में बहुत दूरियां आ गई, गेट टुगेदर सारे बंद हो गए, लोग एक दूसरे से बचने लगे, दूर होने लग गए। तो क्या इसी तरह कोरोना की तरह ब्लैक फंगस भी फैलता है? अच्छा, हम दूर रहने लग गए तो ऑब्वियसली कोरोना होने के चांसेस तो कम हो गए, लेकिन ब्लैक फंगस बहुत ही अलग है। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है, मतलब ये नॉन कम्युनिकेबल है। अगर दो लोग पास में भी खड़े हैं या दूर में भी खड़े हैं, उससे ब्लैक फंगस होने की कोई आशंका है नहीं। लेकिन क्या है, स्पोर्स, ये एक स्पोर फॉर्म में होता है और ये सब जगह प्रेजेंट है। आप सॉइल में देख लो, काउडंग में देख लो, कोई भी चीज डिके जो हो रहा है, जो चीज सड़ रहा है, उसमें फंगस आने की फुल चांसेस है। और जो फंगस है ये अपने बॉडी में भी होगा, हमारे लंग में भी अभी होगा, लेकिन क्या है, जब तक उसको एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता, मॉइस्चर नहीं मिलता, करेक्ट टेम्परेचर नहीं मिलता, इम्यूनिटी कम नहीं है, तब तक ये प्रकट नहीं होता हमारे शरीर में। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर मॉइस्चर की बात की, तो उसी से रिलेटेड मैं चाहूंगी और भी जानकारी आप दर्शकों को दे दें। जिस तरह से अभी गर्मियों का मौसम है, अभी बारिश, मानसून आने ही वाला है, अभी भी लोगों के कूलर, एसी सभी चलते हैं, कूलर से मॉइस्चर बहुत ज्यादा बनता है, बारिश आने वाली है, जगह जगह पानी भरेगा, लोगों के घर में बहुत सारे मच्छर होते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं। तो क्या उन चीजों से भी, कूलर के चलने से या पानी जमा होने से, इससे मॉइस्चर पैदा होगा और ब्लैक फंगस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे कूलर चलता है उसमें फंगस आने के चांसेस बहुत हाई है। कोई भी एनवायरनमेंट जहां पानी हो, अपन 2 ब्रेड के टुकड़े ले और एक को भिगा के रखे, उसमें फंगस ज्यादा जल्दी ग्रो होता है, जबकि एक सूखे ब्रेड में फंगस मुश्किल से ग्रो होता है। तो जहां मॉइस्चर है वहां पे ज्यादा फंगस आएगा। और ये टाइम अभी करेक्ट टाइम है जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, क्योंकि यही टाइम में हमको ध्यान रखने का है। इस टाइम में अगर अपन ध्यान नहीं देंगे तो म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस बहुत तेजी से और बढ़ सकता है। ये करेक्ट टाइम है, अपन अवेयर हो, हम केयरफुल हो। और कई जगह आजकल एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है, डीह्यूमिडिफायर करके, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, ये पानी की नमी को कम करता है। तो ये भी बहुत इफेक्टिव है। कोस्टल रीजन्स में इसका आजकल यूज बहुत ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, तो आखिर किन किन लोगों को सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस का खतरा रहता है? बातें आती हैं कि बीपी के लोगों को होता है, जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें सबसे ज्यादा होता है। क्या उन्हें ही सिर्फ होता है या किसी को भी हो सकता है? सबसे प्रिडोमिनेंट फैक्टर जो है वो है शुगर। डायबिटिक टाइप 2 हमारे कंट्री में एक एपिडेमिक है, चाहे अपन डिक्लेयर करें ना करें, बहुत लोगों में टाइप 2 डायबिटिक है और यही सबसे बड़ा कारण है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि उनको डायबिटिक है, तो ये रेगुलर चेकअप करना बहुत ही मैंडेटरी है। और वो लोग जो कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, जो कैंसर के लिए कोई दवाई ले रहे हैं या फिर कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, इन सब के लिए दे शुड रेगुलरली गेट चेक्ड अप फॉर देयर शुगर। शुगर सबसे प्राइम फैक्टर है, उसके अलावा बाकी भी चीजें हैं, लेकिन जो प्राइम फैक्टर है वो शुगर है। हमारे ब्लड में शुगर है
तो आपको होने के चांसेस ज्यादा होते रहेंगे। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं, क्या उन्हें ही सिर्फ ब्लैक फंगस होता है या जो डायबिटिक हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ उन्हें भी हो सकता है? दोनों को हो सकता है, वैसे तो डायबिटिक ना भी हो तो भी हो सकता है, लेकिन कोरोना पेशेंट में आजकल ज्यादा पाया गया है। इसके 2-3 कारण हैं। कोरोना बाय इटसेल्फ जो है उसमें हमारे ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड है, तो शुगर बढ़ने के बहुत चांसेस रहते हैं। जो पेशेंट्स बहुत देर तक आईसीयू में रहे, जिनको बहुत देर तक ऑक्सीजन की सप्लाई हुई, इन लोगों में बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन, जो स्टेराइल वाटर ना यूज किया गया हो या वेंटिलेटर बहुत प्रोलॉन्ग गया हो, इनमें सबसे हाईएस्ट चांस है होने के। और वायरल इन्फेक्शन होने से वैसे ही हमारी इम्यूनिटी ऑल टुगेदर कम हो जाती है। जब हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं, बाहर की ताकत और ताकतवर हो जाती है। तो यही है मेन चीज जो पोस्ट कोविड एरा में फंगस का ज्यादा आने का कारण। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं रतलाम से, अरशद। अरशद, आपका बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। से सवाल है कि स्टार्टिंग जो होता है ब्लैक फंगस का सिम्टम्स क्या होते हैं, और डॉक्टर साहब ये शुगर पेशेंट वाले को क्या ज्यादा होता है क्या? मतलब यानी अगर शुगर है किसी को तो क्या ब्लैक फंगस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं? मैं आपके दोनों सवाल को देता हूँ। एक तो आपने पूछा शुगर का और इसका सिम्टम्स क्या है। मैं पहले आपको शुगर का बताता हूँ क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पेशेंट जो है उनको शुगर ज्यादा है तो चांसेस ज्यादा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन शुगर है और दवाइयों से कंट्रोल में है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा सवाल आपका जो है उसमें अपने को कैसे पता चलेगा? अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, आंखों में पेन हो रहा है, नेजल कंजेशन हो रहा है, आपके दांत हिल रहे हैं, आपको काला डिस्चार्ज आ रहा है, नाक से काला पानी आ रहा है या खून आ रहा है, या कहीं एक काला स्पॉट दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इमीडिएटली चेक कर लें, क्योंकि इसमें काफी चीजें करना पड़ता है, बायोप्सी करना पड़ता है, सीटी, एमआरआई, जो आप आगे वाले क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। चलिए सर, फिर से मैं अपने सवालों पे आती हूँ, सवालों की शुरुआत करती हूँ। क्या म्यूकर माइकोसिस वाकई जानलेवा है? लोगों के मन में जिस तरह से डर आया है और देखा है कि अभी तक कई लोगों की जान जा चुकी है, तो वाकई क्या जानलेवा है? आज डेफिनेटली म्यूकोरमाइकोसिस का मोर्टेलिटी यानी मृत्यु होने की जो परसेंटेज है ऑलमोस्ट 50% है, और कई जगह तो ऐसे नए स्टडीज ये बता रहे हैं 54% है, यानी कि 100 में से 40 लोग ही है जो एकदम बच के निकलेंगे। तो इसके इट इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, हमको सबसे केयरफुल होना चाहिए इस चीज में। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग उनकी जान जा रही है और लोग नहीं पहुंच पाते, इतना अलर्ट नहीं है इन चीजों को लेकर, जागरूक नहीं है, तो आखिर कैसे पता लगाया जा सके कि हमें इस चीज की परेशानी हो रही है, सिम्टम्स उसके क्या हो सकते हैं? मैं चाहूंगी दर्शकों को आप एक बार बताएं और पूरा विस्तार से बताएं। ओके, ये जो पेशेंट जिनके मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि डायबिटिक या कोई और मेडिकल बीमारी है जो क्रॉनिक है, जो लॉन्ग टाइम से है, उन सब पेशेंट्स ने एक्सट्रीमली केयरफुल रहना चाहिए इस टाइम पे। स्पेशली अभी बारिश का टाइम चालू हो रहा है, तो इस टाइम में तो एक्सट्रीमली केयरफुल होना चाहिए। तो जब धूप निकले, थोड़ी देर बाहर टहल के आए, डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज, प्रोटेक्शन। बहुत सारे लोग होते हैं, हमने देखा है कि मास्क जो है रेगुलर एक ही यूज करते हैं, उसे धोकर पहन लेते हैं। शायद वो इतना ड्यूरेबल नहीं रहता, फिर भी उसे ऐसे ही पहन लिया जाता है, धोकर पहन लिया जाता है या बिना धोकर। क्या मास्क की वजह से भी मॉइस्चर आंखों में जमा हो सकता है और ब्लैक फंगस के आसार हो सकते हैं? यस, जब अपन सांस लेते हैं तो थोड़ा सा एक मॉइस्चर आता है और वो माउथ मास्क में चिपक जाता है, तो अपन बार बार इसको बिना चेंज किए यूज करते रहे तो डेफिनेटली फंगस होने के चांसेस हैं। तो बेसिक रूल क्या है, आप अगर एक मास्क आज यूज कर रहे हैं तो कल वो मास्क नहीं यूज करें। जैसे आप N95 का एक मास्क यूज कर रहे हैं, तो अगर आज यूज कर रहे हैं, आपने 4 मास्क खरीदने चाहिए। आज एक पहना तो वो चौथे दिन के बाद 5वें दिन धूप से लेके पहनना चाहिए। तो ये एटलीस्ट फॉर 3 डेज आप इसको धूप में रखो धोके।
जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी सर नमस्कार। जी सवाल कीजिए। जी सर, मुझे कोविड था लेकिन मैं उससे रिकवर हो चुका हूँ और मैं दोनों डोज भी लगवा चुका हूँ सर। तो क्या अभी भी मेरे को ब्लैक फंगस होने का डर है क्या सर? चांसेस तो कम रहते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी, आपको शुगर है नहीं है इस पे डिपेंड होता है। कोविड के बाद जो 3 महीने रहते हैं उसमें इम्यूनिटी वैसे ही कम रहती है, तो सबसे ज्यादा जो चांसेस रहते हैं कोविड होने के थोड़े टाइम बाद जो है 3 महीने तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांस होते हैं। उसके बाद आपके ये अगर कोविड हो ना हो तो भी एक चांस रहता है कि आपको ब्लैक फंगस आ सकता है या म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस अगर आपके सिस्टम अच्छा है, आपका इम्यूनिटी अच्छा है, तो होने के चांसेस बहुत कम है। चलिए मैं अपना फिर से सवाल यहाँ पर करती हूँ। ब्लैक फंगस का आखिर इलाज क्या है, कैसे इसका इलाज हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हम अस्पताल ना जाकर इसका घर पर इलाज करें? पहली चीज आपने एकदम लास्ट लाइन एकदम स्ट्रांगली मैं बोलूंगा कि अगर आप घर में नहीं इलाज कर सकते इसका, इसके 2 कारण हैं। पहला चीज जो है इसके ड्रग्स आपको घर पे इंजेक्टेबल लेने नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है, 96% जो भी केसेस है उसमें एक सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत रहती है। यानी कि अगर जहां किसी एरिया में ब्लैक फंगस है उसमें क्यूरेटाज या उस फंगस को निकालना पड़ता है सर्जरी के लिए, सर्जरी के साथ, और उसके साथ जो है आपको मेडिसिन भी लेना पड़ता है। एम्फोटेरिसिन बी जो है सबसे कारगर मेडिसिन माना जाता है, और इसके अलावा दूसरे भी काफी सारे मेडिसिन हैं जो एंटी फंगल है, जैसे पैसोकेनाजोल और आइसाव्यूकेनाजोल, ये सब एंटी फंगल है, लेकिन सबसे इफेक्टिव जो है वो एम्फोटेरिसिन बी माना गया है। वो 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेस देन 200 मिलीग्राम दिया जाता है पर डे। और एक और कॉलर हमारे साथ अशोकनगर से राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार सवाल कीजिए। हेलो। जी सवाल कीजिए। जी सर, मैं डायबिटिक हूँ और मैडम और बीपी की शिकायत रहती है, मुझे आई प्रॉब्लम है, मुझे क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए इसमें ब्लैक फंगस ना हो? अच्छा, आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है, आपका शुगर जो है एवरी वीक वंस तो भी टेस्ट करना चाहिए। तभी अगर वो शुगर कंट्रोल में नहीं है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। बीपी से इसका इस पर्टिकुलर बीमारी का ताल्लुकात उतना नहीं है, अनलेस आप बहुत मेडिसिन है या बहुत ज्यादा बीपी है और आप बहुत ड्रग्स ले रहे हैं। कोई भी क्रॉनिक डिजीज कितने टाइम से खड़ा है उसमें ज्यादा है। जैसे आप डायबिटिक 15-20 साल से है तो आपका रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन आप एक न्यू डायबिटिक है, बॉर्डरलाइन डायबिटिक है और आप मेडिसिन में कंट्रोल हो रहा है आपका शुगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इतने सारे सवाल हमने किए जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी पूछना कि एक बार अगर ब्लैक फंगस का इलाज हो जाता है, कोई पीड़ित है ब्लैक फंगस से, उसके बाद भी क्या उसे ब्लैक फंगस फिर से हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। डेफिनेटली हो सकता है। एक फंगस जो है इन जनरल जो है, फंगस हमारे बॉडी से निकलना बहुत स्लो प्रोसेस है। कभी कभी 3-4 महीने, कई लोगों को साल भर तक लग जाएगा कि एक फंगस पूरा क्लियर होने के लिए। तो रेकरेंस जो है हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो उसका जो रेकरेंस है क्वाइट पॉसिबल है। सर म्यूकर माइकोसिस के इलाज के लिए क्या स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होते हैं जो इनका इलाज करते हैं? यस, ये जो है एक टीम है जो वर्क करती है। एक ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, ईएनटी और मैक्सिलोफेशियल सर्जन, ये 3 लोग हैं जो इसके लिए स्पेशलिस्ट है। और ये अभी हमारे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में भी आ गया है कि ये 3 स्पेशलिस्ट, और अगर डिफॉर्मिटी ज्यादा है तो एक प्लास्टिक सर्जन, ये 4 लोग हैं जो इसके ट्रीटमेंट में आज के डेट में इंडिया में और वर्ल्ड ओवर में कोऑर्डिनेट करते हैं इस डिजीज को। चूंकि आपने अभी बात की कि ब्लैक फंगस से अगर रिकवर हम हो जाते हैं तो फिर भी हो सकता है ब्लैक फंगस, उसमें कोई दोहराया नहीं है। मेरा सवाल इससे रिलेटेड ये है कि ब्लैक फंगस के इलाज के बाद आखिर खान पान कैसा हो?
वही खाना चाहिए जिसमें अपनी इम्यूनिटी अच्छा हो जाए। इनफैक्ट डाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सडनली क्या करते हैं, काफी लोग वेट लूज करने की कोशिश करते हैं कोविड के बाद, बिकॉज ऑफ दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट थोड़ा सा वेट। आपका न्यूट्रिशनल बैलेंस जो है वो खराब नहीं करना चाहिए। आपको ऑल मल्टीविटामिन्स जो है इक्वली लेना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपन जिंक ज्यादा ले ले, ये ज्यादा ले ले, एक पर्टिकुलर विटामिन टैबलेट्स अपन ज्यादा लेते रहे कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। अपने को एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए, हर प्रकार का न्यूट्रिशन, हमारे अमीनो एसिड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब एडिक्वेट मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। फिरोजपुर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ, पर डायबिटिक मेरी कंट्रोल में है, तो क्या मुझे भी चांसेस है कि ब्लैक फंगस का हो सकता है? नहीं, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपके डायबिटिक कंट्रोल में है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और एक्चुअली ब्लैक फंगस आप डायबिटिक ना भी हो तो भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटिक को ही आना है, लेकिन डायबिटिक सबसे इंपॉर्टेंट की रोल है जिसमें पाया गया है आजकल। जी डॉक्टर साहब, मैं फिर से सवालों पर आऊंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं इम्यूनिटी इतनी खास नहीं है लोगों की, और लोग लगातार बीमार तो पड़ते ही हैं और कोरोना की चपेट में भी आते हैं। आखिर हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसी कौन सी डाइट लें कि हम कोरोना से तो बचे ही बचें और ब्लैक फंगस से भी हम बच सकें? कोरोना से बच गए तो आधा आप ब्लैक फंगस से भी बच ही गए, क्योंकि क्या है, जो भी चीज आपकी इम्यूनिटी खराब कर रही है वो कोरोना खुद ही खराब कर रही है। तो आप विटामिन सी, जिंक, विटामिन ए, ये सब जो मल्टीविटामिन्स है आपके जो खाने में है, फ्रूट्स हमेशा रहना चाहिए, थोड़ा फाइबर रहना चाहिए, सब्जियां इंक्लूडेड होनी चाहिए, एग जो है बहुत अच्छा है सोर्स ऑफ कैल्शियम और अदर चीज के लिए। तो ये बैलेंस डाइट जब तक नहीं होगा तब तक हमेशा एक इफेक्ट होने की चांस है। हम रेगुलर बेसिस पे जो आई ड्रॉप्स यूज करते हैं, अपनी मर्जी से, मन मर्जी से आई ड्रॉप्स ले आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है या आंखों में खुजली होती है, कुछ भी परेशानी, दर्द होना, तो क्या उससे भी कोई परेशानी हो सकती है? अभी ये जो आई ड्रॉप्स है, बहुत सारे तो मेडिकल आई ड्रॉप्स है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको यूज ही नहीं करना चाहिए। पहली बात, इट इज डेंजरस, क्योंकि आप कभी कभी हो सकता है ये डाल के आपके सिम्टम्स को दबा रहे हो और एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो डायग्नोज होने में लेट हो सके। तो आप कोई भी ऐसा मेडिकेशन ना डालें आंखों में बिना कोई ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट या कोई प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना। आखिर और कौन कौन से प्रिकॉशन मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि वो इस दौरान लें, जो कोरोना पीरियड चल रहा है, सेकेंड वेव आई है और लगातार अब ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ रहे हैं, और कौन कौन से प्रिकॉशंस हो सकते हैं जो दर्शक लें और उन्हें लाभ मिले? बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, लिस्ट ऑफ प्रिकॉशंस है। पहला चीज जो है, अपने को कोरोना से ही बचना है तो अपने को मास्क पहनना मैंडेटरी है। हाथ धोना रेगुलर इंटरवल्स में, एक एक घंटे में धोए तो और भी अच्छा है। सेफ डिस्टेंस रखे जैसे हम अभी रख रहे हैं। माउथ मास्क को रीयूज ना करें, माउथ मास्क क्लीन करके, ड्राई करके एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 3 to 4 days के बाद ही यूज किया जाए। इससे हमारी जो है वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, कोरोना के अलावा भी बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो रेगुलरली कोल्ड, ये सब हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज है जो हमारे को हमारी डेवलप्ड इम्यूनिटी को खराब कर देते हैं जी। तो ये प्राइमरी प्रिकॉशंस है। इसके अलावा जो है, हमने अपना टाइम पे खाना खाना, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना, rather than डीप फ्राइड और फैटी स्टफ्स और क्विक फूड। बहुत सिंपल चीज है, कैसे आप डिसाइड करेंगे खाना अच्छा है या नहीं है? जो खाना जितना देर आप प्रिजर्व करके रखते हैं वो उतना खराब है। जो खाना जल्दी खराब होता है, जो फ्रेश खाना बनता है, उससे बेटर कोई खाना नहीं है। यानी कि जैसे आप कोई प्रीफिक्स खाना, एक इंस्टेंट न्यूडल ले रहे हो जो आप काफी टाइम तक स्टोर कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी चीज जो बहुत देर के लिए शेल्फ में रखा जाए वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये सिंपल एक तरीका है फाइंड आउट करने का कि खाना अच्छा है कि नहीं।
हमेशा एक फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेशली मेड खाने से बेटर कुछ ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर साहब, चूंकि मानसून अब सर पर है और कई सारी बीमारियां मानसून में होती हैं, चाहे डेंगू हो, मच्छर काटने से बीमारियां हो जाती हैं, निमोनिया हो, कई तरह की बीमारियां होती हैं और ब्लैक फंगस का खतरा भी इसमें ज्यादा बढ़ता है। तो किस तरह से हम सावधानी इसमें रखें कि हम ब्लैक फंगस से बच सकें? मैं चाहूंगी दर्शकों को आप आखिरी सवाल का ये जवाब दें कि आखिर वो कैसे ब्लैक फंगस से बच सकते हैं मानसून में। यस, ये निमोनिया आपने बोला, अभी ये कोविड के बाद भी निमोनिया हो सकता है या बिना कोविड के बाद भी आपको निमोनिया हो सकता है। तो निमोनिया है क्या? इसमें क्या, हमारे लंग्स में जो है पानी का कलेक्शन हो जाता है और जहां पानी का कलेक्शन, वहां फंगस ग्रो करना बहुत इजी हो जाता है। तो हमेशा अपने आप को एक वेट कोल्ड एटमॉस्फेयर से अवॉइड करें। हम बहुत ज्यादा आइसक्रीम्स या ये सब कंज्यूम करना स्पेशली ये सीजन में अवॉइड करें टोटली या बंद कर दें। कोल्ड वाटर्स बंद कर दें। वार्म सलाइन गार्गल्स, हॉट फ्रेशली मेड फूड, गरम खाना, ये इसका कंज्यूम करें। इससे बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ जाएगा। एक छोटा सा हमारा एक मेजर एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन से हमको बचा सकता है। आज की डेट में जो केस साल में 100 नहीं दिखते थे इंडिया में, आज 8,850 केस के ऊपर दिख रहे हैं। तो आप समझिए कि केस कितना सीरियस है और जिसमें जान बचने की चांसेस 50% है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप केयरफुल रहेंगे तो आप जिएंगे, आप कल बनाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये अहम जानकारियां साझा करने के लिए। आखिर वो कैसे इस मानसून में भी और ये कोरोना पीरियड जिसमें ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, उसमें ये अहम जानकारी आपने साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये लाभ देंगी, आपके लिए अच्छी साबित होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वराज सेहत में आज के लिए इतना ही। आपके लिए हेल्थ से जुड़ी और भी जानकारियां लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।